डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को फिर निर्देशित किया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित समस्त जानकारियां ईसी या चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए। साथ ही बॉन्ड में अंकित अल्फा न्यूमरिक नंबर की भी जानकारी उपलब्ध कराए और वो सुप्रीम कोर्ट में खिलाफनामा दाखिल करे कि उसके द्वारा किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं गया है। 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड की अवधारणा की शुरुआत हुई और जनवरी 18 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसे अधिसूचित कर दिया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि इससे काले धन पर अंकुश लगेगी और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में संदेहास्पद प्रविष्टियों को बंद होने में मदद मिलेगी। हालांकि इसके लागू होते ही कोर्ट में चला गया और इस विषय पर कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें लोगों ने दी। अटॉर्नी जनरल ने अपनी सफाई में कहा कि इससे राजनीतिक दलों में पारदर्शिता आएगी और काले धन पर के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। ये सवाल पूछने पर कि इसकी जानकारी पब्लिक को भी होनी चाहिए, जनरल ने कहा कि बिना किसी विशेष प्रतिबंध के सब कुछ जान लेना या कुछ भी जान लेना उचित नहीं कहा जा सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड की अवधारणा ऐसी बनाई गई थी कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों की तय अवधि के लिए उपलब्ध होते थे, जिसे कोई व्यक्ति या कॉरपोरेट समूह खरीद कर अपनी इच्छित राजनीतिक पार्टी को दे सकता था, जिसे राजनीतिक पार्टी कैश करा सकती थी। लोकसभा चुनाव जैसी विशेष स्थितियों में इसे 30 दिनों की तय अवधि तक के लिए खोला जा सकता था, पर 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इस पर लंबी बहस चली और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और जब उसने अपना फैसला जारी किया तो 15 फरवरी 2024 से इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक करार दिया गया। वैसे भारतीय स्टेट बैंक ने जब बीच में अपनी जानकारी दी थी तो चुनाव आयोग ने उसे तत्काल वेबसाइट पर डाल दिया था, जिसमें ये तो हो गया था तय कि किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया गया है और किस डोनर ने दिया है, पर ये साफ साफ क्लियर नहीं हो सका कि किस डोनर ने पर्टिकुलर किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को फिर से निर्देशित किया है। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक के समर्थन में यह कहना चाहिए कि बॉन्ड में अंकित अल्फा नंबरों को बताया ना जाए, व्यापारी समूह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं सुनी और भारतीय स्टेट बैंक को आदेशित कर दिया कि गुरुवार की शाम 5 बजे तक वो समस्त डाटा उपलब्ध कराए। भारतीय राजनीति में इसके पहले राजनीतिक दलों को चंदा देने की दूसरे प्रकार की व्यवस्थाएं थी। उनमें एक व्यवस्था में ये भी था कि किसी भी कंपनी को जो मुनाफा होता है उसका 7.5% तक वो चंदा में दे सकती है। इसके लिए कंपनियां चेक के माध्यम से चंदा देती थीं और वो ज़्यादा रकम नहीं भर पाती थी क्योंकि ये चुनाव आयोग को बताना पड़ता था। पर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए ये सुविधा हो गई थी कि ये सारी लिमिटें ख़त्म हो गई थी। बाद में राजनीतिक दलों को, विरोधियों को इसमें भ्रष्टाचार की बू आई और इसको एक मुद्दा बना दिया गया है। वैसे भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के कारण कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जनता के द्वारा बेदखल की गई हैं। इसलिए ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। यदि इसमें से कुछ निकल के आए तो एक संभावना ये भी लोगों में चर्चा का विषय है कि राजनीतिक दल आखिर होते किस लिए हैं? चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कम से कम पैसों की आवश्यकता तो होती है। तो यानी अब राजनीतिक दलों को
चंदे के लिए कोई नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जो कम से कम आने वाली नई सरकार ही बना पाएगी, क्योंकि वर्तमान में तो आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव का समय है।